हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2023 के साइंस एंड टेक के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि इनमें से किन किन एक्शंस में एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, एक्सेलेरोमीटर होता क्या है। बेसिकली एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, एक्सेलेरोमीटर तो ये एक्सेलरेशन को, ठीक है, या फिर कुछ कोई टिल्ट हो रहा है या ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसके अलावा कोई सडन मोशन या सडन शॉक हो रहा है, तो इन सब को डिटेक्ट करता है और उसके डिटेक्ट करके इमरजेंसी जो भी उसको रेस्पॉन्स देना होता है उसके काम आता है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश या कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग इंस्टेंटेनियसली। सही बात है कि एकदम से कार का कहीं क्रैश होती है, कहीं कोलाइड करती है, तो वो जैसे ही पता चलेगा तो एक मोशन ट्रिगर होगा और उससे एयर बैग पुल आउट हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ये यूज़ भी होता है इसमें एक्सेलरोमीटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, कि लैपटॉप फ्री फॉल कर गया टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, विच इज़ द विच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो ये भी सही बात है कि एकदम से जैसे एक्सीडेंट होगा वो हिट करेगा और उस टाइम क्या चाहिए, हार्ड ड्राइव अगर ऑफ हो जाएगी तो वो बेनिफिशियल है। तो यहाँ भी इसकी एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो जनरली अपन देखते भी हैं कि भाई जैसे ही फ़ोन को चेंज करें तो ऑटोमेटिक फ़ोन का जो रोटेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है और डिस्प्ले चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी इसका यूज़ होता ही है। तो इसमें ऑल थ्री शुड बी आंसर। तो देखिए, यूपीएससी ने भी ऑल थ्री आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट इन स्पेस है और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो सीफाइड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये एक तरीके से वेरिएबल स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो कभी डिम हो रहे होते हैं कभी ब्राइट हो रहे होते हैं। तो इनमें जो ब्राइटनिंग और डिम का मोशन है वो पीरियोडिकली चलता रहता है। तो अगर इसमें देखें तो जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसके साथ ही मैच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं नेबुला। नेबुला क्या होते हैं, नेबुला एक तरीके से जाइंट क्लाउड्स होते हैं गैस और डस्ट के। तो यहाँ जो दे रखा है कि भाई जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस, तो बिल्कुल सही बात है, यही नेबुला होते हैं। अगर हम नेबुला को टेलीस्कोप से देखें तो इसकी डिफरेंट स्पेस में शेप दिखती है और वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। इसके बाद देखिए जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो पल्सर। तो पल्सर क्या होता है, अगर एक कोई मैसिव स्टार है वो कोलैप्स कर जाता है, बेसिकली जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद जो मैसिव स्टार है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तब क्या पल्सर बनेगा। तो पल्सर क्या होता है, एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है पल्सर, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। तो ओनली वन वुड बी राइट आंसर। देखिए, वही इन्होंने ट्रिक करा है कि दो को सफल कर दिया आपस में और जो थर्ड है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ओवन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो देखिए, यूएसए के पास जो नेविगेशन सिस्टम है वो क्या है, जीपीएस है। रसिया के पास क्या है, उसको बोलते हैं ग्लोनास। अगर मैं ईयू की बात करूं तो ईयू के पास है गैलीलियो। अगर मैं चाइना के पास बात करूं तो चाइना के पास है बेदू। और इंडिया जो अभी अपना जो नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है उसका नाम क्या है, नाविक, या इसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और देखें तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पास है, नहीं है। कनाडा के पास है, नहीं है। इजराइल के पास नहीं है। लेकिन जो जापान है उसके पास एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है QZSS। इसका फुल फॉर्म हो गया क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे तो जो जीपीएस है उसके साथ ही काम करता है, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जापान के पास अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो जापान वुड बी राइट आंसर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बैलिस्टिक मिसाइल और जो आपकी क्रूज मिसाइल है
उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जैसे ये अर्थ है, एक जगह से दूसरी जगह जानी होती है तो ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं और वापस लैंड करती हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, इनिशियली इनको प्रपल्जन की ज़रूरत होती है। ये हाइपरसोनिक होती हैं कि बहुत हाई स्पीड पे इनको ट्रेवल करना होता है, ठीक है। एक्सो एटमॉस्फेयर में एक तरीके से बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, ये जाती हैं एटमॉस्फेयर के बाहर जाके और फिर क्या करती हैं, लास्ट में फ्री फॉल करती हैं, ठीक है। और इसमें एक तरीके से क्या करती हैं, ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं और उसी के हिसाब से अपने टारगेट को हिट करती हैं। अब अगर हम जो क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये क्या था अपना बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल है ये अर्थ है, तो बेसिकली क्रूज मिसाइल क्या करती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर ऐसे कैसे मनूवर करके टारगेट हिट कर देती है। तो क्या ये ग्रेविटेशनल एनर्जी यूज कर रही है, ग्रेविटेशनल पुल यूज कर रही है, तो नहीं कर रही। इसकी स्पीड सबसोनिक भी हो सकती है और इवन सुपरसोनिक भी हो सकती है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द फ्लाइट क्या होता है, पावर्ड होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विद इन एटमोसफियर ये ट्रेवल करती है, क्योंकि ये थ्रू आउट पावर होती है तो इसमें जेट इंजन का यूज़ होता है, ठीक है। और एक कंटिन्यूस प्रपल्जन इसको चाहिए होता है। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अग्नि 5 है। अग्नि 5 ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और जो अपनी ब्रह्मोस है वो क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। क्योंकि ब्रह्मोस इतना नीचे नीचे ट्रेवल करती है, किसी को पता ही नहीं चलता, रडार्स में आती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इवन जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी रेंज भी कम होती है। ब्रह्मोस की रेंज क्या है, 290 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अग्नि 5 की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके गिरती हैं। लेकिन क्या होता है, ब्रह्मोस में पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, जबकि जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनमें एक्यूरेसी उतनी शार्प नहीं होती जितनी क्रूज मिसाइल में होती है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। तो ये बेसिकली क्या कर रखा है इसमें, जो ये बैलिस्टिक और जो क्रूज वर्ड है ये एक्चुअल में इसने एक्सचेंज कर रखा है। ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए कि भाई क्रूज है वो तो जेट प्रोपेल्ड है और सबसोनिक स्पीड पे ट्रेवल कर सकती है, और जो बैलिस्टिक है वो रॉकेट पावर्ड इनिशियल स्टेज में होती है, बाद में नहीं होती। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा बोल रखा है अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ भी क्या कर रखे हैं, जो आपके क्रूज और जो बैलिस्टिक वर्ड है उनको इंटरचेंज कर रखा है, क्योंकि अपनी अग्नि 5 तो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो ब्रह्मोस है वो क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, नाइदर वन नोट टू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। कि पहला जो ऑप्शन है वो देख रखा है कि भाई गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि गोल्ड माइनिंग में क्या होता है, एक तरीके से मरकरी को एज ए अमलगमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो स्मॉल स्केल माइनिंग होती है उसमें मरकरी को जो गोल्ड है उसके साथ बाइंड किया जाता है। अब जो बाइंड करने के बाद इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। हीट करने के बाद एक तरीके से इससे क्या निकलता है, एक टॉक्सिक मरकरी वेपर निकलती है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो गोल्ड के थ्रू मरकरी पॉल्यूशन है वो उसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कोज मरकरी पॉल्यूशन। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि जो कोल है, कोल वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनसे भी मरकरी पोल्यूशन होता है। तो क्या होता है कि जो कोल होता है उसी में एक तरीके से ट्रेस मरकरी पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब कोल बर्निंग होती है तो बर्न करने पे जो कोल क्या होगा, जब बर्न होगा तो कोल बर्निंग पे मरकरी रिलीज होती है इनटू एटमॉस्फेयर। तो मरकरी एटमॉस्फेयर में जाएगी और फिर वो जो वाटर है उसके ऊपर सेटल हो जाएगी, और फाइनली ये जो फूड चेन है उसमें भी एक तरीके से एक्यूमुलेट होती है। तो जो बायो एक्यूमुलेशन है वो भी हम देख सकते हैं कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वो बायो एक्यूमुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रखा है देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। देखिए ऐसा हो पाना कि मरकरी पोल्यूशन इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है और उसमें कोई सेफ लेवल ही ना हो, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में जो WHO हो गया या इंडिया में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके तहत मरकरी का एक सेफ लेवल डिफाइन किया जाता है। तो ये एक्चुअल में एक बहुत एब्सोल्यूट ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग पूछ रखा है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें बेसिकली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका यूज़ होगा और उसके बाद जो H2 गैस बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। यही अपनी क्या हो जाएगी, GH। ग्रीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनर्जी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो रही है। रिन्यूएबल मतलब सोलर या विंड से जो एनर्जी बन रही है उसका यूज़ किया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जीरो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको हम ग्रीन बोल रहे हैं। अब देखो पहला जो ऑप्शन है ये बोल रहा है कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन, कि इंटरनल कंबसन में डायरेक्टली यूज़ हो सकता है। तो बिल्कुल जो इंटरनल कंबसन इंजन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है उसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। इवन जो मॉडिफाइड इंजन्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये डायरेक्टली यूज़ होगा। कंबसन का मतलब क्या होता है कि जो व्हीकल्स हैं उनमें क्या हम डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस को डालेंगे और फिर वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगी और उसके बाद वो H2O जो वेपर प्लस एनर्जी ये रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो इससे जो डायरेक्टली कंबसन में यूज़ होगा और उससे व्हीकल चलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, तो एज ए फ्यूल यूज़ हो सकता है हाइड्रोजन। तो बिल्कुल एज ए फ्यूल यूज़ हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा बोल रहा है इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। तो ये बोल रहा है क्या नेचुरल गैस के साथ इसको ब्लेंड किया जा सकता है। तो देखिए किया जा सकता है, क्योंकि एक हम नाम सुनते हैं हाइड्रोजन CNG, हाइड्रोजन CNG ये बहुत बार सुना होगा, HCNG, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और CNG इन दोनों को मिक्स किया जाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, फिर हम जो भी कोई गैस टरबाइन चलाना हो या फिर पावर जनरेशन में, इंडस्ट्रियल हीटिंग वगैरह में जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है सही है। थर्ड जो ऑप्शन है वो बोल रहा है इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। तो ये वाली बात भी सही है कि फ्यूल सेल में क्या होगा, तो फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो जो फ्यूल सेल है वहाँ क्या हाइड्रोजन का यूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल यूज़ हो सकता है। और वो व्हीकल में फिर फर्दर व्हीकल्स को रन करने में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल 3 वुड बी राइट आंसर। तो इसमें क्या होगा, ऑल 3 आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, इनके बारे में क्या सही है। तो नन ऑफ देम यूज सी वाटर। तो ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि जो कोस्टल पावर प्लांट्स हैं, कोस्टल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया या फिर जो गुजरात हो गया, इन जो स्टेट्स में पावर प्लांट्स हैं वो सी वाटर का यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ होता है इनमें, बेसिकली कूलिंग में यूज़ होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। इवन राजस्थान के जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर और भी जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे वेस्टर्न इंडिया में गुजरात हो गया, वहाँ भी थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड है। तो ये वाली बात तो गलत है। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। तो ये भी बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हो सकते हैं। जैसे टाटा के पावर प्लांट्स हैं, टाटा पावर हो गया या फिर अडानी हो गया। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये पावर प्लांट्स को ओन करती हैं। तो इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वुलबचिया मेथड के बारे में पूछ रखा है। तो वुलबचिया मेथड इनमें से कहाँ देखा गया है रिसेंटली। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक वुलबचिया बैक्टीरियम होता है, ठीक है।
तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, तो फाउंड ऑन इंसेक्ट्स। अब क्या करते हैं, इस वुल्बचियम बैक्टीरियम का यूज साइंटिस्ट कर रहे हैं ताकि जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, इसको, इसके अंदर जो रेप्लिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर इसमें रेप्लिकेशन कंट्रोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा इस वुल्बचिया बैक्टीरियम की वजह से। अगर ये इनफर्टाइल हो गया तो उस केस में क्या होगा, जो बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं जिनको ये मॉस्किटो इन्फेक्ट करता है या ट्रांसमिट करता है, तो जैसे डेंगू हो गया या फिर जीका वायरस हो गया या फिर चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, तो इनका ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो ये अचीव किया है साइंटिस्ट ने। तो क्यों यूज किया है, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है मोस्टली उसको टारगेट किया जा रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तो क्रॉप रेसिड्यू को कन्वर्ट करने के लिए या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक केमिकल कन्वर्जन, तो ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन इसके रिगार्डिंग इनका मेंशन होता है, इनको डिस्कस किया जाता है। तो देखो पहला देखते हैं, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सटेंसिवली। देखो इस जो बसाल्ट रॉक है या बसाल्ट है, इसका क्या यूज़ होता है, तो ये जो बसाल्ट है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद कार्बोनेट, एक स्टेबल कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है, कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेता है। अब देखो ये जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में है और ये जो कार्बोनेट है वो फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में इम्पोर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो भी कैप्चर हो जा रही है और सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये वाला मेथड है कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो कार्बन कैप्चर है उसी के रिगार्डिंग यूज हो रहा है। जो सेकंड ऑप्शन है वो बोल रहा है कि इंक्रीजिंग एल्कलिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम। अगर ओशियन में, ये ओशियन है, ठीक है, अगर इसमें हम लाइम को ऐड कर देते हैं ना, तो उसके बाद क्या करता है, ये बेसिकली जो CO2 है एटमॉस्फेयर से उसको कैप्चर करेगा और फिर क्या बनाएगा, जो बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या फिर कार्बोनेट्स हैं वो फॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो ओशियन की CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और दूसरा देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो लाइम ऐड करने से जो एटमॉस्फेयर की CO2 है या GHG है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, इससे भी कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज पंपिंग इनटू अबंडेंट सबटेरन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। तो ये बोल रहा है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे CO2 निकल रही है, बिल्कुल CO2 निकलती है एज इमिशन। उसके बाद इसको कार्बोनेटेड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो वेरियस अबंडेंट माइंस हैं, तो इन माइंस में जो सबटेरन माइंस हैं इसमें कार्बोनेटेड वाटर के फॉर्म में पंप कर देंगे। तो एक्चुअल में ये तो क्या है, जो CCS का तरीका है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS का तरीका, तो वही तो है। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन भी होगा। तो यहाँ से क्या होंगे, ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो एरियल वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि फ्रॉम एयर, कि एयर से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। मेटाजेनोमिक्स का मतलब क्या होता है, मेटाजेनोमिक्स का मतलब होता है जो पूरी कम्युनिटी है उसके जो जीन्स हैं उनकी स्टडी करना, जेनेटिक स्टडी, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखिए जो एरियल मेटाजेनोमिक्स होता है उसमें क्या होता है कि हम एयर से DNA सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो एयर में DNA कैसे जा सकता है, जैसे किसी स्किन से DNA सेल्स एयर में चली जाएं या फिर पोलिन से जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ देखिए कोई माइक्रोब्स से के सेल्स भी हो सकती हैं या कुछ एनिमल ट्रेस पड़ा हुआ हो।
तो इन सब से क्या होगा, एयर में डीएनए हो सकता है कि डीएनए की जो कॉपीज़ हैं वो पड़ी हुई होंगी, तो इसको क्या करेंगे, एरियल मेटाजेनोमिक्स के थ्रू क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करके उसको स्टडी करेंगे, तो एक पूरी जो कम्युनिटीज़ है उसके जो जेनेटिक सैंपल्स हैं उनको स्टडी किया जा सकता है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, तो इसमें जो मल्टीपल स्पीसीज़ है, मल्टीपल जो स्पीसीज़ है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक साथ स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन है। अब देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। सही बात है कि एक ही बार में हम बहुत सारी मल्टीपल स्पीसीज़ है उनका डीएनए सैंपल कैप्चर कर लेंगे, तो ये सही ऑप्शन है। दूसरा देख, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, ये एक टाइप की स्पीसीज़ की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं ये एवियन को एरियल से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाली बात गलत है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूजिंग एयरबोर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि भाई मूविंग कोई एनिमल है उससे हम कोई ड्रोन वगैरह से कैप्चर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस जो एयर में डीएनए है उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल स्पीसीज का डीएनए कलेक्ट कर सकें, तो ये वाली बात भी गलत है। थर्ड क्या है, सेंडिंग ड्रोन्स इन इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडी, तो ये भी कि ड्रोन भेज के हम सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाली बात भी गलत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एरियल मेटाजेनोमिक्स के रिगार्डिंग। वैसे एक बार हम इसमें जो एलिमिनेशन है उसको और देखें, तो देखो ये किस पे कर रहा है, बर्ड्स पे फोकस कर रहा है, तो कम्युनिटी पे फोकस नहीं कर रहा। इस वाले जो ऑप्शन है उसमें ब्लड सैंपल्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी डीएनए कलेक्शन की बात नहीं हो रही, तो ब्लड है डीएनए नहीं है। ठीक है, जो थर्ड वाला है वो क्या है, बेसिकली एक मेथड है कलेक्ट करने का, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूछ रखा है कि इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जो अपना डीएनए होता है उसमें बहुत सारे हम देख रहे हैं सीक्वेंस होता है, ठीक है, अलग अलग, तो इसमें क्या होता है, कुछ चंक होते हैं वो बेसिकली रिपीट करते हैं, चंक होते हैं वो रिपीट करते हैं। अब ये जो रिपीटेशन है ना, ये अलग अलग ह्यूमंस में अलग अलग हो सकता है, तो इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, जैसे कुछ जो फिंगरप्रिंट्स हो गया, तो हम कुछ जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट में हम इसको मैच करके देख सकते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि ये सेम स्पीसीज़ है कि नहीं। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज में मैचिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो इवोल्यूशनरी क्लोज होंगे, या फिर कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी इसका यूज़ हो सकता है, या फिर इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में यूज़ हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में इसका यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, जो हर पर्सन में वेरी करता है, और जितने ज़्यादा मैच करेंगे उसके हिसाब से हम इवोल्यूशनरी उनको क्लोज मान सकते हैं। देखिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कैसे यूज़ होता है। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, सही बात है, फ्लोरा फोना दोनों में देख सकते हैं, तो ये वाली बात तो सही है। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो तो एक तरीके से स्टेम सेल डिफरेंशिएशन वगैरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका तो कुछ लेना देना इससे है नहीं, कुछ डीएनए मार्कर जैसी वाली बात नहीं बोल रही है कि हम डीएनए से कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, तो ये क्या इसकी बात कर रहा है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का तो कुछ यूज नहीं हो रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स वाइल कंडक्टिंग द ड्रग ट्रायल्स इन ए पॉपुलेशन, तो यहाँ ये जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसका भी नहीं है, तो यहाँ पे ओनली वन वुड बी राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने जो 2023 के साइंस एंड टेक के PYQs हैं उनका डिस्कशन समाप्त कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।